अच्छा, अब बात आती है जो क्लीनिंग है, डिसइंफेक्शन है, इंस्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल है। आपको पहले ही से पता है कि क्लीनिंग क्या होता है, डिसइंफेक्शन क्या होता है, इंस्टरलाइजेशन क्या होता है। हमारे पास तीन किस्म के इक्विपमेंट्स है। एक को हम कहते हैं क्रिटिकल इक्विपमेंट्स, एक को सेमी क्रिटिकल, एक को नॉन क्रिटिकल इक्विपमेंट्स कहते हैं, जो हम यूज़ करते हैं रूटीन में अपने स्पेशलाइज हेल्थ केयर यूनिट में, इवन हॉस्पिटल में। तीन किस्म के जो इक्विपमेंट्स है, आइटम्स है, इनके साथ हमारा वास्ता पड़ रहा है। जो क्रिटिकल है वो आइटम्स, इक्विपमेंट्स जो ह्यूमन बॉडी के स्टेलाइज इन्वायरमेंट में एंटर होते हैं। जस्ट लाइक सिरेंज है, तो सिरेंज अगर आप देख ले तो ये सिरेंज जो है ये कंपनी से स्टेरलाइज होके आता है। इसके अलावा अगर ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली, सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट से उसको CCSD में स्टेरलाइज करके लाया जाता है। हाई लेवल डिसइंफेक्शन, इंटरमीडिएट डिसइंफेक्शन, लो लेवल डिसइंफेक्शन एंड क्लीनिंग, ये तमाम मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो जो क्रिटिकल आइटम्स है उसको, उनको स्टेरिलाइजेशन की ज़रूरत होती है। जो सेमी क्रिटिकल है उनको लो लेवल से हाई लेवल डिसइंफेक्शन तक, और जो नॉन क्रिटिकल है उनको लो लेवल डिसइंफेक्शन एंड क्लीनिंग। अब आते हैं क्लीनिंग की तरफ से। एक तो ये है कि क्लीनिंग रेगुलर होनी चाहिए, ख़ास तौर पे हाई टच सर्फेसिस जो है। फॉर एग्जांपल ICU का जो दरवाज़ा है, जिसका हैंडल है, आइडियली तो ऐसा होना चाहिए कि ऑटोमेटिक खोले और ऑटोमेटिक बंद हो, लेकिन वो एरिया जो हम हाथ लगाते हैं, या अगर आपने वेंटिलेटर पे देखा होगा, हमारे अमूमन जो वेंटिलेटर के ऊपर या मॉनिटर के ऊपर जहाँ पे अलार्म देता है, तो वो अलार्म वाला बटन सबसे ज़्यादा टच होता है। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा टच होने वाली जगह जो है उनको रेगुलर क्लीन करना चाहिए। फिर क्लीनिंग के लिए किस किस्म के डिसइंफेक्टेंट की या क्लीनिंग एजेंट की ज़रूरत होती है, तो वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि क्लीनिंग फ्रॉम डर्ट टू क्लीनेस्ट टू डर्ट, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो एरिया है, एक जगह गंदा है और एक जगह साफ है, यानी एक ही वेंटिलेटर के ऊपर एक बटन बहुत गंदा है, दूसरा बटन जो है निस्बतन साफ है, तो आपने क्लीनिंग साफ की तरफ से गंदे की तरफ, पहले आपने साफ वाले को, रिलेटिवली जो डर्टी नहीं है, क्लीनेस है, उसको साफ करना है, उसके बाद फिर डर्टीएस को करना है। अगर हम डर्टी प्लेस से साफ की तरफ जाएंगे तो वो जो डर्ट है वो साफ, निस्बतन जो साफ एरिया है उसको मज़ीद हम गंदा करेंगे। तो फ्रॉम क्लीनेस टू डर्टीएस हम सफाई करेंगे। डिसइंफेक्शन के हवाले से कि यह है कि द लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन रिक्वायर्ड, वो हम असेस करेंगे कि इसमें हमें कौन सा लेवल चाहिए। क्या लो लेवल डिसइंफेक्शन की ज़रूरत है, हमें इंटरमीडिएट लेवल की डिसइंफेक्शन की ज़रूरत है, या हाई लेवल डिसइंफेक्शन की ज़रूरत है। तो एप्रोप्रिएट डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल होगा। ऐसा ना हो कि वो हम रूटीन जो डिसइंफेक्टेंट है वो, जहाँ पे हाई लेवल डिसइंफेक्शन, फॉर एग्जांपल हम एंडोस्कोपी के जो प्रोसीजर्स है, जो इक्विपमेंट्स है, वहाँ पे अगर हम सिंपल सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल शुरू करेंगे तो ठीक है, सैनिटाइज़र एक लो लेवल डिसइंफेक्शन तो है, लेकिन वहाँ पे तो हमें एक टू सिट चाहिए, हमें थोड़ा एडवांस चाहिए, हाई लेवल डिसइंफेक्शन चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों में हमने फिर सिलेक्शन करना होगा कि डिसइंफेक्टेंट जो है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। और तीसरी बात यह है कि वो जो डिसइंफेक्शन है, जो डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल हमने किया है, वो कंपनी के जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक इसका इस्तेमाल किया है। यानी ये डिसइंफेक्टेंट जो 2 मिनट्स रखना चाहिए, हमने 1 मिनट रखा तो डिसइंफेक्टेंट तो नहीं हो जाएगी। तो जहाँ पे हिदायत लिखी होती है, इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि ये इतने मकदार में, इसकी ये क्वांटिटी होगा, सॉल्यूशन इस तरह बनेगा और इतने टाइम के लिए होगा, तो उसको हम फॉलो करेंगे तो फिर डिसइंफेक्शन जो है वो इंश्योर हो सकेगा। तीसरी बात यह है कि स्टेरिलाइजेशन। सबसे पहले बात कि स्टेरिलाइजेशन को हम आइडेंटिफाई करें आइटम्स फॉर स्टेरिलाइजेशन, कि किन किन आइटम्स को हमने स्टेरिलाइज करना है, और स्टेरिलाइजेशन का मेथड कौन सा होना चाहिए। फिर स्ट्रिक्टली फॉलो स्टेरिलाइजेशन गाइडलाइंस। फिर हमने क्या करना है, मॉनिटर एंड डॉक्यूमेंट स्टेरिलाइजेशन साइकिल। ऐसा तो नहीं है कि बस कि जी आपने स्टेरिलाइज किया, हो जी हो गया,
ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके प्रॉपर एंड स्ट्रिक्टली यू आर डीलिंग विद ह्यूमन, आप एक इंसान के साथ जो है डील कर रहे हैं, तो स्टेरिलाइजेशन पे और डिसइंफेक्शन पे आपने बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और स्टेरिलाइजेशन इक्विपमेंट्स को मेंटेन रखना, उनका प्रॉपर स्टोरेज करना जो है, दोबारा इस्तेमाल का काबिल बनाना और उसको प्रॉपर स्टोरेज बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं कि ऑन्कोलॉजी का जो यूनिट है उसमें कौन से इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के हवाले से हमें मेजर्स लेने हैं। अगेन हैंड हाइजीन आप कह सकते हैं कि ये इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का जो पूरा सब्जेक्ट है ना, उसकी माँ है, माँ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल, डॉनिंग डॉफिंग के हवाले से हमारी बात हो गई है और बाकी लेक्चर्स के अंदर भी बात हो गई है। तो आपने सीखना है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का कहाँ इस्तेमाल करेंगे और कौन सा इस्तेमाल करेंगे। फिर आते हैं हमारे पास डिवाइस एसोसिएटेड इन्फेक्शन, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको किस तरह प्रिवेंट किया जाए। इन्वायरमेंटल क्लीनिंग ऑन्कोलॉजी यूनिट्स में, रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड कफ एटिकेट, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ऐसा होना चाहिए कि बिला वजह, हमारे पास अक्सर मरीज़ आते हैं तो वो उनको ऑलरेडी 10-10, 12-12 दिन तक जो है बग़ैर किसी इंडिकेशन के मेरोपेनिम और टेंजो, पेपरासिलिन, टेजोबेक्टम एक्सेट्रा जो बड़े मतलब, तो अनफॉर्चुनेटली एंटीबायोटिक का इस्तेमाल यानी इर्रेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक ऑलरेडी यानी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आया है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सर्विलेंस एंड आउटब्रेक मैनेजमेंट, जो स्पेसिफिकली 2 थिंग्स है ऑन्कोलॉजी के पेशेंट में। एक ये है कि ऑन्कोलॉजी के पेशेंट में इम्यूनोसप्रेशन जो ड्रग है वहाँ पे उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और पेशेंट जो है अमूमन न्यूट्रोपीनिया में होता है, तो ऑलरेडी वाइट ब्लड सेल काफ़ी कम होते हैं और चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा। तो पेशेंट को आपने अलग प्लेस करना है और स्ट्रिक्ट हाइजीन वहाँ पे रखना है, विजिटर्स को वहाँ पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। वैक्सीनेशन पेशेंट का और हेल्थ केयर प्रोवाइडर का, ख़ास तौर पे इन्फ्लुएंजा के हवाले से, नीमोकोकल के जो वैक्सीन है, तो जितने भी वैक्सीन प्रिवेंटेबल इन्फेक्शंस हैं वहाँ पे वैक्सीनेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि ऑन्कोलॉजी के पेशेंट में भी और ऑन्कोलॉजी यूनिट में काम करने वाले डॉक्टर्स है और नर्सेज जो जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उन्हें भी ज़रूरी है। इंटेंसिव केयर यूनिट में अगेन हैंड हाइजीन, एनवायरनमेंट क्लीनिंग, पीपी का इस्तेमाल, आइसोलेशन प्रिकॉशन का मतलब ये है कि जितने भी पेशेंट है, फॉर एग्जांपल एक निमोनिया के पेशेंट है तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो आइसोलेटेड हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो आइसोलेटेड हो। इस तरीके से फिर जो डिजीज़ हैं, जो इन्फेक्शन है, ख़ास तौर पे डिवाइस एसोसिएटेड इन्फेक्शन, इसमें सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड इन्फेक्शन है। सेंट्रल लाइन तकरीबन हर मरीज़ में जो आईसीयू में दाखिल होता है उसमें सेंट्रल लाइन होता है, और सेंट्रल लाइन के साइड्स 3 साइड्स होते हैं अमूमन, इंटरनल जुगुलर है, सबक्लेवियन है या फेमोरल है। फेमोरल जो है, फेमोरल वेन में सेंट्रल लाइन जब हम पास करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है इन्फेक्शन का। तो एक तो है साइट सिलेक्शन, फिर जब आपका साइट सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद मैक्सिमम स्टेराइल बैरियर प्रिकॉशन चाहिए, बिल्कुल इस तरह डील करना चाहिए जिस तरह कोई सर्जरी हो रही है, बिकॉज सर्जरी में आप स्किन के साथ डील कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट हार्ट को और जो मेन वेन है वहाँ को डील कर रहे हो, तो बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। फिर जो लाइन पास हुआ है उसके डेली आप उसको असेस करेंगे कि वो जो लाइन लगा हुआ है वो कोई इन्फेक्शन के वो तो नहीं है, कोई यहाँ पे पस तो नहीं निकल रहा। तो इम्पॉर्टेंट है कि साइट सिलेक्शन हो, फिर इस एरिया को साफ़ करना, उसको डिसइंफेक्ट करना, फिर एसेप्टिक मेजर्स को अडॉप्ट करके उसको पास करना, और फिर इसका डेली असेसमेंट करना, और जिस पेशेंट में सेंट्रल लाइन की ज़रूरत न हो तो बिलावजह सेंट्रल लाइन नहीं डालना, और जिन पेशेंट में जब ज़रूरत नहीं रही, एक मरीज़ था जो कि आइनोट्रोपिक सपोर्ट पे था,
जो कि बहुत ज़्यादा मेडिसिन के ऊपर था, और वो अब इम्प्रूव हुआ है, 10वां 12वां दिन है उसको, अभी सिर्फ आप IV फ्लूइड दे रहे हो और 1-2 एंटीबायोटिक्स दे रहे हो या कोई चीज़ आप उसको दे रहे हो, ओमेप्राजोल वगैरह दे रहे हो, तो ऐसे मरीज़ में फिर सेंट्रल लाइन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिमूव द सेंट्रल लाइन। तो बिला वजह सेंट्रल लाइन जो है पड़ा हो तो उसको रिमूव करना चाहिए, बिकॉज वो सोर्स ऑफ क्लेप्सी, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन का रीज़न हो सकता है। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया 48 घंटे कोई मरीज़ वेंटिलेटर पे रहा तो उसमें चांस होते हैं कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया का, तो ज़रूरी है कि हम वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को प्रिवेंट करें। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया का जो मरीज़ होता है उसमें कुछ स्टेप्स है बहुत ज़रूरी। एक तो ये है कि प्रिवेंट करना, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को प्रिवेंट करना। एक तो ये है कि उसकी ओरल हाइजीन बहुत ज़रूरी है, उसका सक्शन, जेंटल सक्शनिंग ज़रूरी है, क्योंकि रूटीन में अगर हम सुबह उठते हैं तो वो जो सिक्रीशन होते हैं लंग के वो हमारे गले तक आते हैं, लेकिन जब अगर वेंटिलेटर पे कोई मरीज़ हो और ETT पड़ा हो या ट्रेकियास्मी ट्यूब पड़ा हो तो वो बल्ब की वजह से वो जो सिक्रीशन है ऊपर नहीं आते, वो नीचे लंग्स के अंदर जमा हो जाते हैं, और जब लंग के अंदर जमा हो जाते हैं तो देट इज़ सोर्स ऑफ यानी बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए एक बड़ा मीडिया बन जाता है। तो प्रॉपर सक्शनिंग बहुत ज़रूरी है, ओरल हाइजीन ज़रूरी है, डेली मरीज़ को अवेकनिंग ट्रायल देना ज़रूरी है, इफ़ अदरवाइज नॉट यानी इंडिकेटेड। अगर उसको रखना है खामखा ज़्यादा दिनों तक तो वो डिसाइड करेगा डॉक्टर कि इसको ज़्यादा दिनों तक हमने सेडेटेड पैरालाइज रखना है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को हमने वेंटिलेटर पे डाला हुआ है तो आइडियली रोज़ाना की बुनियाद पे देखना होगा कि क्या इस पेशेंट को हम वेंटिलेटर से उतार सकते हैं, क्या वीनिंग पॉसिबल है। इसके अलावा उसका हेड जो है वो एलिवेट होना चाहिए, 30 to 45 डिग्री तक उसका एलिवेटेड होना, ताकि ग्रेविटी की वजह से जो है उसको जो सिक्रीशंस हैं ख़ास तौर पे जो इंटेस्टाइन के, तो वो अगर रिगर्गिटेशन हो जाती है तो इंटेस्टाइनल जो कंटेंट है वो कहीं लंग्स के अंदर न चले जाए। और उसकी रीज़न ये है कि जो बल्ब लगा हुआ है फिर भी यहाँ पे 5 to 8% चांसेस होते हैं कि ये एस्पायरेशन हो जाए, तो अवॉइड एस्पायरेशन उसको 30 to 45 एंगल पे उसको रखना होता है। अगेन जो पेशेंट ETT जिसको पास हो तो उसको फिर NG की बजाय OG, ओरल गैस्ट्रिक ट्यूब जो है वो पास करना चाहिए, ताकि वो NG का नेज़ल का जो एडिशनल इन्फेक्शन है वो उसमें एडेड ऑन ना हो। उसके अलावा सिलेक्शन ऑफ PPIs, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो हम ओमेप्राजोल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या सुक्राल्फेट का, तो स्ट्रेस अल्सर प्रोफाइलिक्सिस भी ज़रूरी है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसमें हम पेशेंट्स को जो है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया से बचा सकते हैं, जिसको कहते हैं वेब बंडल। ये एडिशनल है, लेकिन बुनियादी जो हैंड हाइजीन है, एनवायरमेंटल क्लीनिंग है, ये तो ज़रूरी ही है। कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कॉटेज जिसको कहते हैं, कैथेटर यूरिनरी कैथेटर खुद क्रिटिकल वो है, क्रिटिकल आइटम है, तो इसको स्टेरिलाइज तरीके से पास करना सबसे पहले ये है कि इंडिकेटेड है कि नहीं। अगर मरीज़ को किसी मेल पेशेंट में जो वो अवेक हो तो आप उसमें हम एक्सटर्नल कैथेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब हमारी मजबूरी जब हमें इंटरनल कैथेटर की ज़रूरत हो तो कैथेटर का इंडिकेशन ज़रूरी है, और उसको पास करने के लिए स्टेरिलाइज एसेप्टिक एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ये देखना होगा कि वो जो कैथेटर का बैग है वो बहुत ज़्यादा मतलब हैंग ना हो, उसको इस तरीके से हम करें कि प्रेशर ना आ जाए और उसको यूरिथ्रल इंजरी ना हो। जब बैग फुल हो जाए तो फुल होने से पहले उसको खाली करना ज़रूरी है। इसके अलावा जब पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन हो तो बैग उठाकर भरा हुआ बैग उठाकर बेड के ऊपर रखना जो है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो रिफ्लेक्स हो सकता है, उससे भी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
तो उसको भी देखना है, और एज सुन एज पॉसिबल कैथेटर अगर इंडिकेटेड ना हो तो उसको रिमूव करना ज़रूरी है। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, जिन पेशेंट की सर्जरी हुई होती है या छोटे प्रोसीजर इस तरह चेस्ट ट्यूब पास करते हैं, तो इस तरह के छोटे मोटे प्रोसीजर्स में जहाँ पे सर्जरी इन्वॉल्व हो तो सर्जिकल साइट को देखना होता है डेली, और वहाँ पे उसका अपना एक बंडल है, डेली उसका देखना होता है। सर्जरी करते हुए भी और सर्जरी के दौरान भी, सर्जरी के बाद भी तमाम चीज़ों को हमें देखना होगा कि जितना पॉसिबल हो हम इसको कंट्रोल कर सकें। न्यूनेटल में हमने पहले जिक्र किया था कि जो न्यूनेट्स होते हैं वो अक्सर न्यूनेटोलॉजी और NICU में पेशेंट जो होते हैं बच्चे वो प्री मेच्योर होते हैं। वहाँ पे स्ट्रिक्टली हैंड हाइजीन का, एनवायरमेंटल क्लीनिंग का, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल का, बिलावज एंटीबायोटिक का इस्तेमाल रिकमेंडेड नहीं है। जो स्टाफ है और ख़ासतौर बच्चे के जो मदर है या उसके जो रिश्तेदार उनके साथ हो, उनको भी हमने ट्रेन करना है। और सर्वेलेंस एंड आउट ब्रेक मैनेजमेंट, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम न्यूनेटोलॉजी यूनिट में जो है कंट्रोल कर सकते हैं IP इन्फेक्शन को। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो स्ट्रिक्ट विजिटेशन पॉलिसीज़ है। प्रीमेच्योर होता है बच्चा और उसमें चांसेस होते हैं तो हर बंदा विजिट ना करे, तो स्ट्रिक्ट पॉलिसी होनी चाहिए। रिस्पायरेटरी हाइजीन का बहुत ख्याल रखना चाहिए, और साथ में एसेप्टिक टेक्निक्स, न्यूनेटल आइसोलेशन प्रिकॉशन एंड ब्रेस्ट मिल्क हैंडलिंग। जो बच्चा है उसकी मदर को ट्रेन करना कि आपने ब्रेस्ट मिल्क हैंडलिंग को किस तरह करना है। आया वो ऐसा तो नहीं है कि वो बच्चे को जो मदर का ब्रेस्ट हो उस एरिया को जो बच्चे के मुंह के साथ टच करता है, या अगर किसी बोतल के थ्रू वो उसको दूध दे रही है या हेल्थ केयर प्रोवाइड दे रहे हैं तो वो तो गंदा नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। प्री ट्रांसप्लांट इवाल्वेशन होता है, जो डोनर होता है उसको देखा जाता है कि यार इसको हेपेटाइटिस B, C या इस तरह डिजीज़ तो नहीं है कि ट्रांसप्लांट के बाद वो ट्रांसमिट हो। रेसिपिएंट में डोनर की स्क्रीनिंग होती है। आइसोलेशन प्रिकॉशन, क्योंकि जो रिसिपिएंट है जिसको डोनेशन हो गई है तो उसको इम्यूनोसुप्रेसिव थेरापी दी जाती है, तो उसका जो डिफेंस सिस्टम होता है बॉडी का वो ऑलरेडी कंप्रोमाइज़ होता है, तो चांसेस ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन उसमें ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा सर्जिकल साइड इन्फेक्शन उसमें चांसेस ज़्यादा होता है। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन ज़रूरी है, ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस B की इम्यूनाइजेशन और दीगर जो वैक्सीनेशन है वो भी उस पेशेंट में होनी चाहिए। चांसेस ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हुआ है। एक जो रिकमेंडेड है इसमें वो है प्रोफाइलेक्टिक एंटीमाइक्रोबियल थेरापी। पोस्ट ट्रांसप्लांट सर्विलेंस है, उसको देखना होता है कि ट्रांसप्लांट के बाद कोई रिजेक्शन तो नहीं है, कोई इन्फेक्शंस तो नहीं हो रही है, तो उसकी सर्विलेंस करना और विजिटर्स को रिस्ट्रिक्ट करना, और आखिर में जिसको ट्रांसप्लांट हुआ है और उसके घर वालों की ट्रेनिंग करना और उसको एजुकेट करना रिगार्डिंग हाउ टू टेक केयर ऑफ द ट्रांसप्लांट पेशेंट। डायलिसिस यूनिट अनदर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट है, जहाँ पे जो पेशेंट आते हैं वो रेगुलर आते हैं, बाज़ हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा तक भी आते हैं। वहाँ भी हमें जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उसमें हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेप्टिक टेक्निक्स पहले जिक्र हुआ, ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में आता है। एनवायरमेंटल क्लीनिंग है, PPEs का इस्तेमाल करना, पेशेंट एजुकेशन है, स्टाफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग है, कोलैबोरेशन विद अदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। जो मेनली जो स्पेसिफिक टू डायलिसिस जो इन्फेक्शन है उसमें वेस्कुलर एक्सेस केयर ये बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों में फिस्टुला बना होता है और उसका केयर नहीं होता, ज़ाहिर बात है। फिस्टुला एक दफ़ा बनता है तो मुश्किल होता है कि अगर वो इन्फेक्ट हो जाता है तो किसी और जगह में बनाना मुश्किल होता है, और ऑलरेडी एक पेशेंट जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट होता है वो एक और तकलीफ़ और दर्द से गुजरता है। तो फिस्टुला का रेगुलर जो है साइन ऑफ इन्फेक्शन देखना, वहाँ पे प्रॉपर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन उसमें स्पेसिफिकली ज़रूरत होती है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जितने भी डायलिसिस के मरीज़ हैं या डायलिसिस के यूनिट में काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उनको जो है हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन भी बहुत ज़रूरी है।
और वाटर ट्रीटमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल, जो वाटर इस्तेमाल होता है उसकी क्वालिटी कंट्रोल जो है ज़रूरी है कि उसको प्रॉपर तरीके से देखा जाए। ऐसा ना हो कि वहाँ से इन्फेक्शन पेशेंट में जो है ट्रांसमिट हो। बहुत से पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा जो डायलिसिस के पेशेंट हैं अनफॉर्चुनेटली वो हेपेटाइटिस बी और सी के जो इन्फेक्शन है वो बहुत फ्रीक्वेंट है। और रीज़न ये है कि एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है तो उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं होती। दूसरा ये है कि जो हम डायलिसिस का मशीन यूज़ करते हैं अच्छे सेंटर्स का तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन बहुत पेरिफेरी में जो सेंटर्स है तो वहाँ पे इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। और अनफॉर्चुनेटली एक मरीज़ जो कि डायलिसिस का ऑलरेडी किडनी का पेशेंट है वो जो है हेपेटाइटिस बी और सी का भी मरीज़ बन जाता है। आखिरी जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट में वो इमरजेंसी है। इमरजेंसी में आपके पास आते हैं डिफरेंट कैटेगरी के पेशेंट। एक मरीज़ आता है निमोनिया के साथ, दूसरा आता है कांगो हेमोरेजिक फीवर के साथ, तीसरा आता है किसी स्किन का पेशेंट। वहाँ पे स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है, वो ट्रायज एंड स्क्रीनिंग है ताकि निमोनिया के पेशेंट को अलग किया जाए, जो आम पेशेंट है उनको अलग किया जाए। अगर ट्रायज न करे तो वहाँ पे क्रॉस इन्फेक्शन के बहुत चांसेस होते हैं। तो आइसोलेशन प्रिकॉशंस बहुत इमरजेंसी जो है इस तरह बननी चाहिए जहाँ पे हम आइसोलेशन कर सके। सिंगल रूम का जो है वहाँ पे पॉसिबल नहीं है आइसोलेशन और वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इमरजेंसी के प्रिपेयर्डनेस वहाँ के गाइडलाइंस डेवलप होने चाहिए। इमरजेंसी में हर टाइम जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको खुद रेडी रखना होगा कि किसी टाइम कोई भी पेशेंट आ सकता है। तो एज सून एज पॉसिबल ट्रिएज के थ्रू स्क्रीनिंग करके और पेशेंट को आइसोलेट करना चाहिए। हमारे पास जो मरीज़ आते हैं आईसीयू में, हमारे पास इन आईसीयू में या जितने भी स्पेशलाइज हेल्थ केयर यूनिट हैं वहाँ पे पेशेंट्स को एक टाइम में बहुत सी दवाइयों की ज़रूरत होती है। तो उनके लिए सेंट्रल लाइन लगते हैं। ज़ाहिर बात है वो पेशेंट मोबालाइज नहीं होता तो उनको यूरिनरी कैथेटर पास होते हैं, उनको वेंटिलेटर पे रहना पड़ता है। तो जितने भी इन्फेक्शन डिवाइसेस की वजह से पेशेंट को लगते हैं उनको कहते हैं डिवाइस एसोसिएटेड इन्फेक्शन। यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्ट होते हैं वो कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जो पेशेंट स्पेशलाइज्ड हेल्थ यूनिट में होते हैं तो इसको कहते हैं काटी। अब काटी को किस तरह डील किया जाए, हाउ टू प्रिवेंट काटी। तो एक तो ये है कि नंबर एक कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमें चाहिए कि क्या ज़रूरत है कैथेटर पास करने की। इफ़ देयर इज़ नो इंडिकेशन डू नॉट पास कैथेटर, उसूल नंबर एक। दूसरी बात यह है कि कैथेटर को जब इंसर्ट करते हैं तो उसको एसेप्टिक एंड स्टेरलाइज जो है एसेप्टिक तरीके से पास करना चाहिए। कैथेटर अगर आपने देखा होगा तो ये 2 शापरों में होता है। इसका मतलब ये है कि इट इज़ क्रिटिकल डिवाइस, तो इसको उस एरिया को भी साफ़ करना चाहिए, डिसइंफेक्ट करना चाहिए और इसको प्रॉपर तरीके से पास करना चाहिए एसेप्टिक तरीके से। फिर कैथेटर को सिक्योर करना, ऐसा ना हो कि वो हैंग हो और वहाँ से यूरिथ्रल रप्चर भी हो और चांसेस भी हो सकते हैं इन्फेक्शन की। फिर यूरिनरी ड्रेन जो सिस्टम है वो क्लोज ड्रेन सिस्टम होना चाहिए। फिर डेली कैथेटर केयर जो भी स्टाफ है उनको देखना चाहिए कि कैथेटर केयर जो है इंश्योर है कि नहीं। और जो ही कैथेटर का इंडिकेशन ना हो या आपको लगे कि कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन हो गया है तो प्रॉम्प्ट कैथेटर रिमूवल, फ़ौरन जो है कैथेटर को रिमूव करना चाहिए। पेशेंट और इन केयर वेजर का एजुकेशन जो उनके साथ पेशेंट का भी एजुकेट करना चाहिए कैथेटर के यूज़ के हवाले से, और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनको भी। और कोशिश ये होगी कि यूरिनरी कैथेटर अल्टरनेटिव का इस्तेमाल किया जाए। अल्टरनेटिव ये कि एक्सटर्नल कैथेटर का इस्तेमाल करें या वो जो हम यूज़ करते हैं बर्तन खसूसी तौर पर पेशाब के लिए उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब तक कैथेटर की ज़रूरत न हो तो बिला वजह कैथेटर को पास नहीं करना चाहिए। और ट्रांसपोर्ट में मैंने पहले भी जिक्र किया कि जब पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो जो बैग है, एक तो बैग फुल नहीं होना चाहिए। एज सून एज अगर बैग जो है
यूरिनरी बैग 3-4 तक पहुंचता है तो उसको खाली करना चाहिए। और जब पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो उठा के, अक्सर आपने देखा होगा कि उसको बेड के ऊपर रखते हैं, तो ये भी रिकमेंडेड नहीं है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया है। पहले भी मैंने जिक्र किया था। इसमें आपने जो भी पेशेंट है वेंटिलेटर के ऊपर और उसको ईटीटी पास है या ट्रिकियास्मी ट्यूब पास है, तो उनको स्ट्रेट नहीं रखना। 30 to 45 डिग्री पे इसलिए रखते हैं ताकि वो जो इंटेस्टाइन के कंटेंट है, जो मैदे के जो कंटेंट है, वो जो है रिगर्गिटेशन हो के एस्पायरेशन न हो जाए। ये जो बल्ब है ईटीटी के साथ बल्ब है जहाँ पे तो उसमें भी लीक होता है, 5 to 8% उसमें लीक हो सकती है। तो टू अवॉइड एस्पायरेशन नमूनिया, it is better to keep patient elevated from 30 to 45 degree. Sedation को देखना है डेली, सेडेशन प्रोटोकॉल्स को देखना है कि सेडेशन पेशेंट को आया वेंट पे रखनी जरूरी है या इसको हम वीन अप कर सकते हैं। सब ग्लॉटल सक्शनिंग, आपको पता होगा सुबह के टाइम जब हम उठते हैं तो वो जो सारा सिक्रीशंस है वो हमारे गले तक आ चुके होते हैं। तो गले में चूंकि ट्रिकिया के अंदर ट्यूब पड़ा होता है, तो ट्यूब की वजह से वो सिक्रीशन जो है नीचे जमा हो जाते हैं। वो बैक्टीरिया के लिए एक ग्रोथ के लिए एक मीडियम के तौर पे एक्ट करते हैं। तो हमें सब ग्लाटल का मतलब ये है कि उस बल्ब से नीचे के वाला जो एरिया है ना, उसके हमें सक्शन करनी होगी ताकि वहाँ पे जो बैक्टीरिया के लिए मीडिया बन रहा है वहाँ से हमने सिक्रीशंस को रिमूव करना। ओरल हाइजीन करना है, सर्किट का चेंज करना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर पोजीशनिंग, मोबिलाइजेशन, फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। कफ प्रेशर मॉनिटरिंग, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो तो जो ट्रिकिया है उसका रिंग तकरीबन सी की तरह बिल्कुल ऐसा ही होता है। पीछे ट्रिकेलिस मसल होता है, तो अगर हम ज़्यादा प्रेशर रखते हैं तो ट्रिकेलिस मसल जो है उसके नेक्रोसिस होती है और इसमें ट्रिकियोएसोफेजियल फेस्टुला भी बन सकता है। एक और कॉम्प्लिकेशंस हैं जहाँ से डायरेक्ट जो है जो इंटेस्टाइन का या इसोफेगस का कंटेंट है वो जो है वो लंग्स के अंदर जा सकता है। इसलिए कफ प्रेशर को जो है वो मॉनिटर करना होता है। रेगुलर असेसमेंट वो करना चाहिए कि कब हम पेशेंट को एक्सट्यूबेट कर सकते हैं। और पेशेंट के अटेंडेंट का और नर्सेस का, पैरामेडिक्स का, जो भी डील करते हैं रिस्पिरेटरी थेरापिस्ट का, उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और सर्विलेंस एंड फीडबैक वो बहुत ज़रूरी है। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है, सर्जिकल साइट प्री ऑपरेटिव मेजर्स ज़रूरी है। फिर सर्जिकल टीम जो है उसकी ट्रेनिंग के स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल्स को अडॉप्ट करना। एनवायरमेंटल जो ऑपरेशन थिएटर है वहाँ के एनवायरनमेंट को जो है हमने एसेप्टिक रखना है और क्लीन और स्टेरिलाइज रखना है। फिर जिस पेशेंट का सर्जरी हो जाए या पेशेंट का अगर कोई वोंड हो, जो वोंड है उसका क्लोजर टेक्निक्स भी देखना होता है कि प्रॉपर एसेप्टिक तरीके से हो। पोस्ट ऑपरेटिव केयर उस पेशेंट का करना और पेशेंट एजुकेशन भी। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। आईसीयू में पेशेंट रहता है बहुत अरसे तक, पहले भी जिक्र हुआ, वहाँ पे ऐसे बग्स होते हैं जो, और एंटीबायोटिक का भी आईसीयू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अमूमन आईसीयू के मरीज़ मेरोपेनिम और पिपरासिलिन टेजोबेक्टम पे होता है, या उससे भी ऊपर कोलोस्टीन पे और टेगासाइक्लिन पे पेशेंट होता है, विंकोमाइसिन पे पेशेंट होता है, लेंजुलेट पे पेशेंट होता है। तो एक्सेसिव यूज़ भी होता है और बाज़ टाइम जो इरेशनल यूज़ भी होता है, उसकी वजह से जो एनवायरनमेंट है वो रेजिस्टेंट होता है। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, वहाँ पे तो हमें मज़ीद जो है स्ट्रिक्ट उसकी ज़रूरत है। आईपीसी मेजर्स की, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जो है उसका ख्याल रखना, स्क्रीनिंग का ख्याल रखना। फिर पेशेंट को आइसोलेट करना और कोहार्टिंग इसको कहते हैं कि अगर 2 मरीज़ नमूनिया के हो और सेम नमूनिया हो तो उसको एक साथ रख सकते हैं, तो इसको कहते हैं कोहार्टिंग उस वक्त होता है जब सिंगल रूम अवेलेबल ना हो। फिर एजुकेशन ऑफ यानी continuous medical education of the healthcare provider who are dealing with patients, environmental hygiene,
कोलोबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। जो हॉस्पिटल के अथॉरिटीज़ हैं इन्फेक्शन प्रिवेंशन के या रीजन के या नेशनल सूबाई ज़िली, उनको भी अगर हमें कोई चीज़ ऐसी लग रही है जो कि अलार्मिंग है तो वी हैव टू इन्फॉर्म देम एंड कम्युनिकेट विद देम। और आखिर में जो इम्पोर्टेंट है वो पेशेंट विजिटर के एजुकेशन भी करना है और पेशेंट रिस्ट्रिक्शन भी करनी है। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिली एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिली इज़ वन ऑफ द इन्फेक्शन इन दोज पेशेंट जो आईसीयू में एडमिट होते हैं और उनको हम एंटीबायोटिक देते हैं तो एंटीबायोटिक इंड्यूस डायरिया होता है। आपको पता है क्लोस्ट्रीडियम जो है वो स्पोर फार्मिंग बग है, तो अमूमन डिसइंफेक्शन से वो जो है कोई वो रिस्पांस नहीं देता, इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसे मरीज़ को आइसोलेट रखें और उसको डील करते हुए स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के साथ साथ जो है हम कंटेक्ट प्रिकॉशन का भी ख्याल रखें। जी, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इन लेक्चर्स में आपने कुछ न कुछ सीखा होगा। आखिर में मेरा मैसेज यही है कि आप अगर सिर्फ हैंड हाइजीन को अपना शियार बना दे, अपनी आदत बना दे और इस पे अपने रिफ्लेक्सेस बना दे तो 90% जो इन्फेक्शन होता है वो इंशाल्लाह कंट्रोल होगा।